हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री पाठशाला। मैं सात्विक खरे आज आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो कि फॉरेन ट्रैवलर्स के ऊपर है। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं। क्या कभी आप ट्रिप पे गए हैं? आप कहेंगे हाँ, मैं फैमिली ट्रिप पे गया हूँ, फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं घूमने गया हूँ। तो आप इमेजिन करिए कि जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आप बहुत सारी फोटोज लेते हैं, बहुत सारी फोटोज, इतनी सारी फोटोज ले लेते हैं कि आपको फिर लगता है कि कौन कौन सी डिलीट करनी है, तब बल्क भर के आपकी गैलरी भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? आप जब फोटो लेते हो तो आपको लगता है मैं इस मेमोरी को अपने पास रखूंगा, जिससे मैं 2-3 साल बाद जब कभी याद करूं कि भाई इसके पहले मैं यहाँ ट्रिप पे गया था, इसके पहले मैं दिल्ली गया था, इसके पहले मैं शिमला गया था, तो आपको एक याद बनी रहे। दूसरा, आप उसको लोकल में कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हो। सिमिलरली आज तो आपके पास में यूट्यूब है जहां पे आप ब्लॉगिंग का पूरा वीडियो डाल सकते हो। सेम चीज आपके पास में अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहां पे अपने पूरे नोन व्यक्तियों को अपनी ट्रैवल के बारे में बताते हो। पर पहले के लोग क्या करते थे? पहले जब हमारे इतिहास में आप देखोगे तो कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे। बहुत सारे ट्रैवलर्स एंशिएंट इंडिया में आए, मेडिवल में आए, मॉडर्न में आए। और जब वो अपने भारत आते थे, कहीं दूसरे देश से भारत आते थे, तो बहुत सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व मतलब क्या? आप भी मेरे साथ ऑब्जर्व करेंगे जैसे आप कहीं नई जगह जाके देख रहे हो। जब आप कहीं नई जगह घूमने जाते हो तो आपको लगता है कि अरे वाह, ये कितनी अच्छी लेक है, अरे वाह यहाँ पे कितना अच्छा खाना मिलता है। आप अपने माइंड में ये सोचते हो कि कितनी अच्छी चीज है जो हमने पहली बार देखी। आप उस हर पहली बार चीज को अपनी मेमोरी में सेव करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी फोटो क्लिक करते हो, अपनी डायरी पे लिखते हो कि मैंने पहली बार एक मोर देखी, मैंने पहली बार एक स्पेशल टाइप का एनिमल देखा, मैंने पहली बार डोसा खाया। ठीक है, तो आप अपने जीवन में हर नई चीज को अपने पास सेव करना चाहते हो, या फिर आप उसको सेव करके कई लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हो। इंस्टाग्राम पे हम बताते हैं आज के टाइम पे कि मैंने ये स्पेशल चीज की। पहले के टाइम पे जब नर्स आते थे हमारे देश में, तो कई कई चीजों को वो ऑब्जर्व करते थे और उस ऑब्जर्वेशन में वो अपनी एक डायरी पे लिखते आते थे। और उस चीजों को लिखते लिखते उनकी जो पूरी डायरी है वो किताब के फॉर्म में हमें पता चलती है, जहां से हमें उस समय के बारे में जानने की चीजें पता चलती हैं कि भारत में उस टाइम पे क्या चल रहा था, राजा की पॉलिसीज क्या चल रही थी, क्या क्या नई नई चीजें चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। पर उस बुक को आप सोच के देखिए, उस बुक को कैसे लिखा गया होगा? एज अ मेमोरी के कलेक्शन के फॉर्म में, कि देखो मुझे नई चीज पता चली। ठीक है, तो आज हम बहुत सारे ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस ट्रैवलर्स के चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि अपने मन में एक ट्रैवलर वाला छोटा सा कीड़ा जो होता है ना, कि मैं भी ट्रैवलिंग करना चाहता हूं, मैं भी ट्रैवलर हूं, आप उसी फीलिंग से समझेंगे ना तो मजा आएगा कि जब कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हम नोटिस करते हैं। और इस टॉपिक के बाद में, जैसे आज मैं आपको एक ट्रैवलर के बारे में बताऊंगा मेडिवल इंडिया के, तो आप उनसे बहुत सारी चीज समझ सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं जब कहीं ट्रैवल करने जाऊं तो अगर अपने साथ डायरी और पेन लेके जाता हूं तो मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन से बात कर सकता हूं। इन सब चीजों को हम सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हमें पता चलता है भारत में इतिहास में बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं। कई एंशिएंट इंडिया में आते हैं, कई मेडिवल इंडिया के पीरियड में आते हैं, फिर कई मॉडर्न इंडिया में भी आते हैं। तो हमें कई नाम आपने सुने होंगे, जैसे आपने मैगस्थनीज का नाम सुना होगा, आपने इब्न बतूता का भी नाम सुना होगा, आपने बर्नियर का भी नाम सुना होगा। पर आज के टॉपिक में हम अपने मेडिवल इंडिया में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलर अल बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग 11वीं सेंचुरी सीई में आते हैं। अब इनके बारे में जानना जरूरी है कि कहां से आते थे, क्या करते थे, कहां पैदा हुए थे, कैसे भारत आए। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपसे चीज पूछना चाहता हूं कि जब कभी आप ट्रिप बनाते हो तो लगभग आपको ये तो पता है कि एक हफ्ते की प्लानिंग तो होती होगी। घर में रिजर्वेशन करना है, क्यों जाना है, क्या क्या बैग पैक करना है, कुछ ना कुछ रीजन सोचते होगे, लोकेशन सोचते होगे कि भाई हमें नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है घूमने। वैसे ही हर चीज को करने से पहले कुछ ना कुछ एक रीजन होता है। तो ये भारत क्यों आए, क्या क्या रीजंस थे, या फिर भारत भी नहीं, आप ये सोच लो किसी भी देश में अगर जाते थे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता था। तो कुछ हमें कई प्रकार के रीजन समझ में आते हैं जिस कारण से लोग यहाँ से वहां माइग्रेट करते थे, और अपने उस माइग्रेशन को, जो माइग्रेट कर रहे हैं चीजें, उनके नए नए एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में लिखते थे। हमें कई रीजन पता चलते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, आज भी आप नोटिस करते होंगे, कई लोग घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा दिल्ली में काम है, एक दिन का मैं काम निपटा लूंगा, फिर अपन 2 दिन दिल्ली में घूमेंगे और वापस अपने घर आ जाएंगे।
तो एक क्या किया, आप काम के कारण गए थे ना दिल्ली, आपने कहा था मुझे वहां से सामान खरीदना है, आप सामान खरीदने दिल्ली गए, बट साथ में अपने 2-3 दिन वहां पे और बड़ी अच्छा घूमा फिरा, नई नई जगह गए, लाल किला देखा, बाजार किया, फिर आप 2 दिन बाद अपने वापस घर आते हो, है ना। तो रीजन क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कई लोग क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण भारत आते थे, अलग अलग जगह से भारत आते थे। भारत क्या, कई दूसरे दूसरे देश भी जाते थे, इंडिया के कई लोग भी बाहर जाते थे। तो पॉइंट पता चलता है, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बड़ा रीजन होता है जहां से हमें एक नई चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। दूसरा, रिलीजियस रीजंस, मतलब क्या, जैसे आप सोचते होंगे कि कई लोगों की इच्छा होती है कि भाई मैं अपने जीवन भर में एक बार रामेश्वरम जाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में एक बार इस पर्टिकुलर मंदिर जाना चाहता हूं। तो आपके मन में थॉट रहता है कि भाई मेरी इच्छा है वहां पे दर्शन करने की, मेरी इच्छा है वहां पे विजिट करने की। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के लिए तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वो भी एक प्रकार का घूमना हुआ, वो भी एक ट्रिप हुई, है ना, जहाँ पे आप जाते हो, नई नई चीजें देखते हो, वहां भंडारे में खाना खाते हो, कई अलग अलग चीजों को समझते हो और नए कल्चर को देखने की कोशिश करते हो। फिर इसके बाद आप देखो कि साइंटिफिक लर्निंग। साइंटिफिक लर्निंग मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए कई भारत के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो भारत के बाहर विदेश में जाके कुछ कुछ नए नए चीज़ों में डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देखते होंगे आज के टाइम पे कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी दूसरी दूसरी कंट्रीज में जाके अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। सेम चीज़ में डिप्लोमेटिक मिशंस, आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं देश की। तो जब मीटिंग्स होती हैं तो बहुत सारे मिनिस्टर्स, बड़े बड़े जो स्कॉलर्स रहते हैं, एक जगह जाते हैं, किसी कंट्री जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट होता है, अरेंज करते हैं चीज़ें। तो एक डिप्लोमेटिक मिशंस भी होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीटी साइन होती हैं, है ना। सेम चीज़ के बाद में आता है एक्सप्लोरेशन। अब जहाँ पे विदाउट रीज़न हमें तो भैया बाइक ट्रिप पे जाना है, हम लेह लद्दाख घूमने जाएंगे बाइक से, हमारे पास में 7 दिन की छुट्टी, ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, अब बढ़िया मैं 2 दिन 3 दिन बढ़िया लेह लद्दाख में घूमूंगा, वापस आऊंगा। मतलब कई लोग केवल अपने मन की इच्छा के लिए भी ट्रैवल करना चाहते हैं। आप में से कई लोग इन फैक्टर के अंदर आ गए होंगे, कई बिजनेस वाले होंगे, कई धर्म के कारण भी कई बार ट्रैवल्स करते होंगे, कई डिप्लोमेटिक रीजन से भी, कई अपने एकेडमिक दृष्टि से भी ट्रैवल करने जाते होंगे जहां पे आप लर्निंग करने जा रहे हो, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन में। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि हर चीज के पीछे की रीजन होता है। ट्रैवल करने के पीछे भी रीजन था, पर यहां पे हमें यह देखना है कि जब हम कभी ट्रैवल करने जाते हैं बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं, उस मेमोरीज को बांटते कैसे हैं। कई लोग लिख के बांटते हैं, किसी किसी ने अपनी पूरी ट्रैवल ब्लॉग लिखा होगा। कई लोग आजकल यूट्यूब पे बढ़िया हेलमेट लगा लेते हैं, हेलमेट पे कैमरा लगा रहता है, बाइक ब्लॉगिंग करते हैं कि मैं देखो यहाँ गया। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंस्टाग्राम, आपको लगता है कि मेरे लोग जाने कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या खा रहा हूँ, और आजकल तो बढ़िया फोन पे सब लोग स्टाइल से बोल के शॉर्ट्स बनाते हैं ये देखो यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है। तो ये चीज आज जो हम कर रहे हैं ये हमारे इतिहास में भी होता था, बट यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग था। अलग क्या था, यहाँ पे जो ऑथर्स थे वो अपनी अपनी राइटिंग्स लिखते थे। उस टाइम पे फोन तो चलते नहीं थे, कैमरा में रिकॉर्ड करके दिखा दे, तो वहां पे अपनी राइटिंग्स लिखते थे और उस राइटिंग को बाहर वापस अपने जाके पब्लिश करवाते थे। भाई देखो मैं यहाँ पे चीज देख के आया, जिस कारण से लोगों को और इंटरेस्ट आता था। कैसे इंटरेस्ट आता था, जैसे आज आप मनाली होके आए, आपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाला कि भाई मनाली में बहुत अच्छा कैंप लगा है, बहुत अच्छा लगा। आपके दोस्त ने देखा, उसने कहा यार बहुत अच्छा कैंप है, मैं भी 10 दिन बाद छुट्टी लेके वहां आता हूं। तो वो उससे क्या हुआ, मोटिवेट हुआ, उससे इंप्रेस हुआ, तो वो भी वहां आके देखेगा। सेम चीज आप देखोगे जब एक ट्रैवलर दूसरी जगह जाता था भारत में पुराने इतिहास में, तो वो बहुत सारे लेख लिखता था, अपनी राइटिंग्स लिखता था, और वो जब वापस जाके अपनी राइटिंग्स शेयर करता था, लोगों को बताता था, तो लोगों को भी इच्छा लगती थी कि भाई मैं भी जाके देखूं कितनी हरियाली है वहां पे, मैं भी वहां का मौसम फील करना चाहता हूं। तो लोगों के अंदर एक इच्छा जागृत होती थी, इच्छा उत्पन्न होती थी कि मैं भी वहां देखना चाहता हूं। तो बहुत सारे रीजंस हमें समझ में आते हैं। तो मैंने आपको एक दिमाग में चीज डालने की कोशिश करी कि हम ऐसा क्यों करते थे। ठीक है, हम लिखते थे लोगों को बताने के लिए, और उस बताने के बाद में वहां पे दूसरा व्यक्ति भी जाता था। इस कारण से एक कल्चरल एक्सचेंज होता था। कैसे एक्सचेंज होता था, कई लोग आना जाना करते थे, ट्रैवलिंग करते थे, घूमना फिरना बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि लोगों की इच्छा बढ़ने लगती थी कि मैं भी वहां देख के आना चाहता हूँ कि जो उसने लिखा है कि सही में ऐसा होता है, कि सही में इतना अच्छा चीज वहां पे मिलती है। तो ये सब चीजें पता चलती है। तो अब आपको ये पता चला कि हर चीज के पीछे की रीजन होता है, ट्रैवलिंग के पीछे की रीजन है, और ट्रैवल करने की मेमोरी को सेव करने के लिए बुक राइटिंग करी जाती थी, जो आज के टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे फोटोज क्लिक करते हो। तो हमें बाद में पता चलता है कि एक हमारे बहुत फेमस राइटर हुए जिनको हम हिस्टोरियन कहते हैं, अल बिरूनी, जो कि हमारे टाइम में मेडिवल इंडिया में आते हैं, 11वीं सेंचुरी में आते हैं। अब थोड़ा इनके इतिहास के बारे में जाने कि कहाँ पैदा हुए, कैसे भारत आए, कब की बात कर रहे हैं, और कहाँ से इनकी बात चलती है। भैया ये देखिए हमारे ये हिस्टोरियन है जो कि इतिहास के बारे में हमें बहुत अच्छा सोर्स बताते हैं, क्योंकि भारत आते हैं तो बताते हैं कि भाई भारत में स्पेशल क्या क्या था, तो एज अ सोर्स हमें बहुत अच्छी इनकी राइटिंग मिलती है। ये
ख्वारिज़्म में पैदा हुए थे, जो कि 1973 की बात है, जो आज के टाइम पे उज़्बेकिस्तान की बात होती है। देखिए यहाँ पे इनका जन्म पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो इनका सेंटर था ख्वारिज़्म, एक बहुत अच्छा एजुकेशन का सेंटर, बहुत अच्छा हब था। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हर लोग स्कॉलर वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, वहाँ बैठते थे, अच्छी स्कॉलर एक्टिविटीज़ होती थी। एजुकेशन का हब जैसा अपन कहते हैं ना आज के टाइम पे कि भैया ये तो एजुकेशन का सेंटर। फॉर एग्जाम्पल आप देख के चलेंगे, करोल बाग कई लोग आए होंगे, मुखर्जी नगर आए होंगे, सब कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स बैठते हैं। मतलब ये एक पूरा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे विद्वान बच्चे बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक एजुकेशन सेंटर है, ठीक है। सेम चीज़ इनके लिए कहा जाता था कि वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स रहते हैं और उन्हीं में से एक बहुत फेमस एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। इनको बहुत बचपन से बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई। इस कारण से जो इनकी जागरूकता की कह रहे क्यूरियोसिटी का इंटरेस्ट बढ़ता गया। इनको लगने लगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग लैंग्वेज सीखी जाती है। तो इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, इन्होंने सीरियक लैंग्वेज सीखी, अरेबिक सीखी, पर्शियन सीखी, हेब्रू सीखी और इंडिया में आके संस्कृत सीखी। तो बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज के बारे में जानते थे। अब आप सोचिए कि एक पल को आप सोचिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप नॉर्थ में रहते हैं, बट आपको 2 महीने 3 महीने के लिए आपको चेन्नई जाना है। आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे वहाँ पे देख के। कैसे कि आप 1-2 वर्ड सीख जाओगे, अच्छा इसका मतलब ये होता है। जैसे मैं बंगाल गया था, कलकत्ता में लगभग 3 मंथ में रहा, मैंने वहाँ पे वर्ड सीखे, आस्ती, ठीक है, और कई डिफरेंट वर्ड सीखे कि वहाँ पे लोगों को, ऐसा अपन कहते हैं ना कि भैया, जनरली नॉर्थ इंडिया भैया कहते हैं, तो वहाँ पे दादा वर्ड यूज करते हैं, दादा। तो मैंने कई चीज़ें ऑब्जर्व करी कि भाई यहाँ पे ये वर्ड को इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कर करके उन्होंने कई प्रकार की लैंग्वेजेस सीखी, उनका यूज़ करना सीखा और उसको एक बहुत अच्छे लेवल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इनकी स्टोरी को समझते हैं कि क्या होता है। कि एक बार की बात है 1070 में सुल्तान महमूद गजनी, जो कि ख्वारिज़्म को इन्वेट करता है, जहाँ पे ये रहते थे, इनका घर था, जहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन सेंटर था। महमूद गजनी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे आक्रमण कर देता है। वहाँ पे आक्रमण करके जितने स्कॉलर्स थे सबको अपने साथ पकड़ के लेके जाता है और कहता है कि भैया चलो हमारे साथ, उठो उठो। सबको उठा के लेके गया और अपनी कैपिटल पे लेके चला जाता है, ठीक है, कहाँ पे, गजनी में। अब ये क्या हुआ, पहले तो उनको बुरा लगा कि यार जबरदस्ती पकड़ के लेके आया है, मेरा मन नहीं था, थोड़ा गुस्सा तो आता है ना। तो अलबरूनी को गुस्सा आया। फिर इन्होंने कहा कि यार ये जगह तो बहुत अच्छी है गजनी। तो उनको वहां पे जाके अच्छा लगने लगा और इतना अच्छा लगता है कि इवन उनकी जो पूरा जीवन रहता है, वो जीवन की आखिरी सांस भी गजनी में ही लेते हैं। मतलब उनको जगह अच्छी लगने लगी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई चलो भाई मजा आएगा, बट आपका मन नहीं रहता है, मन नहीं करता है। फिर जब आप वहां जाते हो आपको लगता है अरे भाई ये तो बहुत अच्छी जगह थी। तो सेम सिनेरियो इसके साथ भी हुआ था, पहले गया था जबरदस्ती होके, फिर पर वहां पे जाके उसको अच्छा लगने लगा, तो फिर वहां पे उसने पूरा जीवन बिताया। अब देखिए इस टाइम पे जो महमूद गजनी था वो यहाँ पे भारत में कई बार अटैक कर रहा था। तो हमें पता चलता है लगभग 17 बार, लगभग 17 टाइम्स उसने हमारे इंडिया में इन्वेड किया, आक्रमण किया और बहुत फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल और मथुरा के टेम्पल को तोड़ा। मतलब वहां पे लूटपाट करी, बहुत ज्यादा चीजें खराब करी। इसी टाइम पे पहली बार हमारे अलबरूनी साहब भारत की तरफ आए और पंजाब में आके रुके। इनको बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की कि यहाँ पे कैसा कल्चर है, बहुत तारीफ सुनी थी। एक्चुअली क्या था, लगभग 8th सेंचुरी से ही हमारे भारत का जो लिटरेचर था वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना शुरू हो गया था। तो उन्हें भारत के बारे में पहले पढ़ा था, बट ये जानना चाहते थे कि इतना अच्छा क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे भारत में आने के लिए। तो ये भारत में आते हैं और अच्छे लंबे समय तक रहते भी हैं भारत में। अब देखो क्या है, इनको इंटरेस्ट आया भारत में रहने के लिए। तो ये बढ़िया, उनको लगा कि यार बहुत अच्छी जगह है, हमने सुना है। जैसे मैंने आपसे बोला ना, इंस्टाग्राम से देख के कई लोगों की इच्छा उठती है कि मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पे। कई लोग सोचते हैं मैं जीवन में एक बार तो कहीं ना कहीं जाऊंगा, मैं एक बार तो इस जगह का ट्रिप बनाऊंगा। सेम सिनेरियो उनके साथ चल रहा था। तो ये पंजाब के पास में रुके। अब पंजाब के पास में लगभग ये समझिए कि इन्होंने कई साल निकाले और सबसे पहली दिक्कत क्या थी, लैंग्वेज की। तो इन्होंने वहां पे एक ब्राह्मण और प्रीस्ट के साथ में, पुजारियों के साथ बैठ के सबसे पहले संस्कृत सीखी। तो इनकी जो पूरी नॉलेज थी भारत में आके, वो संस्कृत के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग थी। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चले, आप चेन्नई गए, आप वहां पे जाके एक अच्छी फैमिली के पास, एजुकेटेड फैमिली के पास में एज अ रेंट पे आप रहे, आपने उनके साथ बातचीत करी, समझा, उन्होंने धीरे धीरे करके आपको तमिल सिखाई। तो आपको पॉइंट समझ में आया ना कि आपने एक बढ़िया तमिल सीखी और आपने उस तमिल को सीख के और उसको यूज करना शुरू किया। तो अब आपको उनके पूरे पैटर्न समझ में आ गए। उन्होंने कहा कि हम ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं, हम इस चीज को यहाँ पे यूज करते हैं, आपने कल्चर को समझा। सेम चीज इन्होंने करी, ये पंडित के पास गए, ब्राह्मण कास्ट के पास में जो उनके ब्राह्मण से रहते थे उनके पास में रहना शुरू किया और एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करी। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है।
तो इससे क्या हुआ कि कई प्रकार के रिलीजियस टेक्स्ट समझने लगे कि भारत में गीता, पुराण, इन सबको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे उस पूरी सोसाइटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, जैसे ये किताब है, ये डायरी है जो मैं पूरी लिखता हूँ अपने बारे में, कहीं गया नई चीज़ एडवेंचर के रूप में, वैसे एक अपनी किताब लिखी इन्होंने जिसका नाम था किताबुल हिंद। अब देखिए इस किताबुल हिंद को हम पढ़ते हैं, हम एक पल को एज्यूम कर लीजिए ये किताबुल हिंद है। अब इस किताबुल हिंद को हम एक एक करके पढ़ेंगे, पैटर्न समझेंगे और ये देखेंगे कि भैया हमारे अलबरूनी साहब इसके ऊपर क्या बातें करते हैं। तो अलबरूनी साहब ने किताब लिखी किताबुल हिंद, और इनका मोटिव ये था कि मैं जब वापस जाऊंगा ये किताब बढ़िया रिपब्लिश करवाऊंगा, लोगों को बांटूंगा, बताऊंगा इंडिया कितना अच्छा है। तो एक पल को ये भी एक इंस्टाग्राम जैसा ही पॉइंट था जहां पे उसको क्यों लिख रहे थे वो, क्योंकि चाहते थे बताना, वो अपनी मेमोरीज को सेव करना चाह रहे थे और चाहते थे कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं लोगों को बताऊंगा कि ये देखो कितनी अच्छी किताब लिखी है मैंने, और इसको तुम पढ़ोगे तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा इंडिया जाने के लिए। तो यहाँ पे किताबुल हिंद में बताते हैं। अब ये जो किताब है किताबुल हिंद अरेबिक भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, बहुत ज्यादा अति हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं करी गई है कि बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज दी हो, बहुत लूसिड लैंग्वेज में लिखी गई है। इसको लगभग 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 80 चैप्टर्स में कितने प्रकार की बातें करी, उन्हें धर्म की बातें करी है, कई प्रकार की फिलॉसफी की बातें करी है, फेस्टिवल्स के बारे में बताया है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया गया है, लॉज के बारे में बताया, वेट एंड मेजर्स के बारे में बताया कि भारत में 1 किलो 2 किलो वाला कैसा वेट से मेजर्स चल रहा था, सोशल लाइफ के बारे में बताया कि भारत की सोसाइटी कैसी थी, कस्टम्स और कई प्रकार के मैनर्स की, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कई सारी बातें इन्होंने करी हैं। तो अब जब इतनी सारी बातें आप किसी जगह के बारे में पढ़ोगे कि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी तो देखिए यहाँ पे फोटोज नहीं चिपका सकते थे, मतलब आप विजुअल नहीं देख सकते थे, बट यू आर जस्ट रीडिंग दैट थिंग। जब रीड करने में लोगों को इतना इंटरेस्ट आ सकता है कि और लोगों को मोटिवेट होकर आ सकते हैं भारत, तो इन्होंने कितनी अच्छी राइटिंग में हर चीज लिखी है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बुक ली, एक गाइड दिया कि आपको भैया ये बुक पढ़ो, और आपको सांची की पूरी डिटेल मैंने दी है, आपको लगेगा अच्छा सांची में इतना अच्छा है, मैं 1 हफ्ते बाद प्लान करता हूँ सांची आने का। मतलब मैंने एक बुक को यूज करके आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करी। सेम चीज ये भी करते थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे मैनर्स में चीज लिखी है, बहुत अच्छे फ्रेमवर्क में चीज लिखी है कि जो भी पढ़ता था उसको मन बावला हो जाता था, अरे भाई यार मेरी भी इच्छा हो रही है जाने की यार, है ना। तो अब हम देखते हैं किताबुल हिंद में क्या क्या बातें करी गई हैं। जब हम इस किताब को समझते हैं तब एक पॉइंट समझ में आता है कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में किताब लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको मैं एक लिखने का तरीका बताऊंगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल करने जाओ, आप कहीं ट्रैवल करते हो या फिर कहीं अच्छी जर्नल लिखते हो, तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा। ये अपनी किताब के हर चीज़ को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन फ्रेम करते थे। फॉर एक एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं, जैसे आप और हम मिलके एक नई जगह चलते हैं, मान लीजिए हमने कहा कश्मीर चलते हैं, तो हम कश्मीर में जाके देखते हैं अरे यहाँ पे क्या इतनी ठंडक हमेशा रहती है। अब इस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे, मतलब पहले अपनी राइटिंग की हर चीज के बारे में डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन फ्रेम करते थे, जिससे लोग के मन में क्यूरियोसिटी आए कि भैया ऐसा क्यों होता है। फिर इसके बाद में उसके पूरे डिस्क्रिप्शन लिख देते हो, पर उस डिस्क्रिप्शन में एक बात आपको याद रखना है कि इन्होंने जो भारत की नॉलेज गेन करी है वो करी है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से, मतलब इन्होंने गीता, वेद, पुराण ये सब पढ़ा है। तो इनका जो पूरा इंटरप्रिटेशन ज्यादा है चीजों को लिखने का, वो एक बायस फॉर्म में, बायस नहीं कहिए, मतलब एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के इंटरप्रिटेशन से जाता था। मतलब क्या कि जो भी बातें कह रहे हैं, कोई भी लोगों के बारे में बता रहे हैं, पूजा पाठ के बारे में भी अगर चर्चा कर रहे हैं, मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, तो एक ब्राह्मण के इंटरप्रिटेशन से अपनी चीजों को लिखते थे, क्योंकि इन्होंने जहां से नॉलेज गेन करी वो एक ब्राह्मण फैमिली से, उन्होंने प्रीस्ट से नॉलेज गेन करके आए थे। ठीक है, फिर देखिए पहले क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन से लिखते थे कि कैसी चीजें चलती हैं, ये तो कॉमन यहाँ पे पूजा होती है, ये हर साल पूजा होती है, कई सारी बातें करी, और आखिरी में उसका कंक्लूजन करते थे। कंक्लूजन के साथ में एक कंपैरेटिव एनालिसिस कहते थे। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हमने कंक्लूड किया कि शिमला में बहुत ठंड होती है पर चेन्नई में ठंडक नहीं रहती है, तो आपने कंपेयर किया ना एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से। सेम चीज ये जहां से बिलोंग करते थे, जैसे उज्बेकिस्तान से आते थे, तो वहां की कल्चर से जो जो इन्होंने जगह गई, उज्बेकिस्तान या फिर किसी और देश में भी गए हैं, वहां से उन्होंने अपने कल्चर की सिमिलरिटीज को कंपेयर किया और उसके ऊपर अपनी बातें लिखी। हम एक टॉपिक पे आगे कंपेयर करेंगे जहां पे इन्होंने कंपेरिजन का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, उसको भी जानेंगे। तो आपका पॉइंट पता चला, आप भी ऐसे करते होंगे जब आप कहते होंगे ना कि ये डिश हमारे यहाँ दूसरे रूप में कही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग क्या जो खमण होता है ना, खमण मतलब कई लोग ढोकला भी कहते हैं। तो इतनी ज्यादा अपने यहाँ भी डाइवर्सिटी है कि आपको भी पता चलेगा हर 300-400 किलोमीटर बाद आपको हर शब्द का नया नया अर्थ मिल जाता है, हर डिश का एक नया नाम मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली वैसे इनको भी चीज समझ में आती थी, ये भी कंपेयर करते थे, कहते थे बार बार अच्छे रूप में कहते थे
इसको हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है, यहाँ पे ऐसा चलता है। तो एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी इसमें डालते। तो अब जैसे आप कभी नई जगह जाओ ना, तो आप देखना कि आप अपने सोचने के पैटर्न में वर्क करना, आप पता चलेगा कि मैं भी जब कभी नई जगह जाता हूँ ना, तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहां से उस नई जगह को कंपेयर करता हूँ। जैसे मैं आपके माइंड पे थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। क्या कि जब आप कभी नई जगह जाते हो तो मेमोरीज बनाते हो, उसके ऊपर लिखते हो, उसको शेयर करते हो, उसको बताना चाहते हो लोगों को कि देखो कितनी सुंदर जगह है। और तीसरी बात, उसका एक कंपेरेटिव एनालिसिस करते हो कि जहाँ से आप आए हो और जो नई चीज़ आपने देखी। तो आपको पॉइंट पता चला कि कितनी अच्छी राइटिंग आप करते हो, कितनी अच्छी ब्लॉगिंग आप करते हो। आप कभी नई जगह जाते हो तो आप लिखते हो कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा मंदिर मिला, कितनी अच्छी रोड है जहाँ पे मैं बाइक चला रहा हूँ। तो इतनी अच्छी रोड अगर हमारे घर में भी होती, हमारे एरिया में भी, तो कितना मजा आता। ये बहुत सारी बातें आप अपने जनरल भाषा में करते हो, बट आप कभी इसको सोचते नहीं हो। यही हमारे अलबरूनी ने भी लिखा। तो इनकी राइटिंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक जगह क्वेश्चन होता है, फिर उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा ब्राह्मणिकल फॉर्म हमें समझ में आता है। एक जो कहते हैं ना वाइब होती है, ब्राह्मण ट्रेडिशन से समझ में आती है, ब्राह्मण ट्रेडिशन समझ में आती है। दूसरा, और उसको एक कंपेरेटिव एनालिसिस से कंक्लूड करते थे। इनको बहुत अच्छी ज्योमेट्री की नॉलेज भी थी। मतलब क्या, ये ज्योमेट्री में बहुत अच्छे थे। ग्रेविटी पे भी कई कई जगह लिखा गया ग्रेविटीज पे, और बहुत अच्छे शेप्स एंड साइज पे उन्होंने वर्क किया है। तो बहुत अच्छे एक स्कॉलर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद देखते हैं कि देखिए क्या होता है जब आप कभी नई जगह जाते हो तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। कैसी? आप तो कहोगे आज के टाइम पे कि सर हमें होटल में रूम की अरेंज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि खाना कहाँ अच्छा खाएं। जैसे मैं नॉर्दर्न कल्चर से बिलोंग करता हूँ, बट साउथ में रोटी की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा हमें डाइट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तरह से बैरियर आते हैं। जैसे अगर आप सिंगल राइड बाइक वाली ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको पता चलता होगा कई कई बार आपको पेट्रोल पंप पे भी रुकना पड़ता है, जहाँ पे आप अपना कैंप लगा के रुकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा यूट्यूब में, सेम चीज़ इनके साथ में भी थी। तो ये अपने बैरियर्स के बारे में बताते हैं कि मुझे यहाँ परेशानी हुई, जब ऐसा ट्रैवल करा था मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही थी। उन बैरियर्स के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं मुझे सबसे बड़ा बैरियर फील होता था लैंग्वेज। जैसे मैंने कई लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, अरेबिक पढ़ते आ रहा हूँ, मैंने और डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ी। मैंने संस्कृत को धीरे धीरे करना, उसको सीखना शुरू किया था। मैं ब्राह्मण फैमिली के साथ रह रहा था। तो एक उन्होंने संस्कृत के साथ ही बोला है कि भाई डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें समझ में आती है कि संस्कृत भी टफ लैंग्वेज है। तो एक इन्होंने संस्कृत को बताया कि भाई संस्कृत अरेबिक और पर्शियन से अलग है, जो कि मैं जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए, मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूँ, मैं साउथ में गया, मैंने कहा भाई यहाँ की तमिल थोड़ी सी कठिन है, मैं लोगों की बातें समझने में, उनकी भाषा को, उनकी लिपि देखने में, स्क्रिप्ट देखने में दिक्कत होती है। सेम चीज़ उन्होंने भी एज ए बैरियर बताई हमें। दूसरा पॉइंट पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि भारत में कई प्रकार के बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी। ये तो आप भी जानते होंगे। आप भारत में 200-300 किलोमीटर रेंज बदलिए, मतलब 200-300 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के नेम चेंज होते दिखेंगे। कोई उनको शिव कह रहा है, कोई उनको शंकर जी कह रहा है। मतलब आपको पॉइंट पता चलेगा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रिलीजन में भी। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, जैसे आप अपने घर में भी देखते होगे, जैसे आप किसी फैमिली की अपने फंक्शन में गए, बर्थडे पार्टी में गए या फिर शादी की पार्टी में गए, आपको पता चलेगा कि एक 300-400 किलोमीटर बाद अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रही है ना, उसके घर में पूजा करने का ट्रेडिशन का पैटर्न अलग है। वही पूजा में कुछ और कल्चर आपका चलता होगा, उसके कोई और कल्चर चल रहा है। एक डाइवर्सिटी समझ में आएगी। आप नोटिस करते होंगे कि हर जगह कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है। 300-500 किलोमीटर इजीली आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी जहां पे लोग एक अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है पैटर्न वही, बट उसको अलग रूप से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स की चीज़ें समझ में आ रही हैं, और लोकल सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब क्या कि एक तो देखो, इनको जब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है ना, लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजन को समझने में कंफ्यूज भी हुए कि ऐसा यहाँ पे अलग है भैया, थोड़ा और आगे जाएंगे तो अलग है। थोड़ा उनको उस जगह बैरियर फील हुआ, टफनेस फील हुआ कि मैं इनके धर्म को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हर 200-300 किलोमीटर बाद थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों का इंटरप्रिटेशन बदल रहा है। सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ पे कहते हैं लोकल बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे। सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या? आज भी आप देखते होंगे जब आप कहीं जाते हो तो लोग थोड़े संकुचित हैं, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो उनको लगता है कि जब कोई फॉरेनर अपने यहाँ आया है, जैसे मान लीजिए आप भी देखते हो कोई वेस्टर्न कंट्री से आता है, तो हम बहुत सारी चीजें अपनी नहीं बताते कि यार चलो ठीक है, इनको क्या करना बता के, इनको क्या करना बता के। तो बहुत उनको ऐसा लगा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा चीज शेयर नहीं करते, बहुत ज्यादा चीजें बताते नहीं है। तो एक तरह से उनको ये लगा कि यार यहाँ के जो लोग हैं ना, एकदम से इंफॉर्मेशन देने में इतने ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं लोगों को, कि अपनी जो चीज़ें हैं चल रही हैं, ग्रेजुअल चीज़ें, उस पर बहुत थोड़े शर्मा जाते हैं या फिर कहते हैं कि अरे मुझे नहीं बताना। तो आज भी आप कई जगह नोटिस करते हो, जब आप किसी नई जगह जाते हो तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझे मुझे नहीं बता पाना, मुझे नहीं पता, ऐसे करके इग्नोर कर देते होंगे। तो ये चीज़ ये भी फेस कर रहे थे। हम आगे देखते हैं
अल-बुरनी ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। इन्होंने, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया था ना, कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अपनी किताब के एंड में एक-एक कंपैरिजन करते थे। अपने बुक के हर टॉपिक के एंड में कंपैरिजन करते थे। उन्होंने हमारे भारत की सोसाइटी के कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया है पर्शिया के कंपैरिजन में। ये कहते हैं कि देखिए, जैसे मैं पर्शिया में भी गया था घूमने, मैंने देखा पर्शिया में चीज़ें, तो पर्शिया में जो डिवीज़न था, एक जो सेग्रीगेशन था सोसाइटी, वो अलग टाइप का था, इंडिया में अलग टाइप का है। तो पहले हम पर्शिया का सिस्टम समझते हैं, जो अल-बुरनी बताते हैं एज अ कंपैरेटिव फॉर्म में। ये कहते हैं पर्शिया में प्रिंसेस, प्रिंसेस के बाद मॉन्क्स, प्रीस्ट, लॉयर्स, ये वाली कैटेगरी आती है। फिर जो एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट थर्ड जगह आते हैं। आखिरी में किसान और आर्टिशियंस आते थे, पीजेंट्स और आर्टिशियन आते थे। इन्होंने कहा कि पर मैं जब भारत आया तो मैंने भारत में देखा कि भाई भारत में तो ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, भारत में एक अलग प्रकार का डिवीजन चल रहा है। वो डिवीजन क्या था हम देखेंगे। तो ये कहते हैं भारत में एक अलग ट्रेडिशन था, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से डिवीजन किया गया सोसाइटी में। तो ये अब एक पॉइंट सोचिए कि जब ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही पढ़ के आए, इन्होंने गीता, पुराण, वेद इनका अध्ययन किया था, तो इनके दिमाग में जो चीजें थी ना, वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से दी गई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने एक जगह बुक में पढ़ा था कि ब्रह्मा जो उनके यहाँ से हुए हैं, शूद्र उनके पैर से हुए हैं, वैश्य उनके इस पार्ट से उनका ओरिजिन हुआ है। तो उन्होंने उसको वहां से लिंक किया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया की सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर इस फिलॉसफी बिलीव करती है, और इस फिलॉसफी के हिसाब से यहाँ पे एक टाइप ऑफ डिवीजन है, सोसाइटी का सेग्रीगेशन है। अब ये बात है तो उनको समझ में आई, पर उन्होंने ये कहा कि ये जो चीज है ना, ये पर्शिया और इंडिया में अलग अलग है। तो आपको एक पॉइंट पता चला कि जैसे आप कहते हो ना कि नॉर्थ इंडिया में पोहा बहुत फेमस है, तो साउथ में डोसा, इडली जैसा नाश्ता के रूप में यूज होता है। ऐसे इन्होंने कंपेयर भी किया। तो यहाँ पे इन्होंने कास्ट सिस्टम को दोनों जगह का, एक कंट्री और दूसरी कंट्री का कंपेयर करने की कोशिश करी है। हम आगे देखते हैं। इन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज बताई है कि अल-बुरनी जो थे, ये पॉल्यूशन वाला एक पॉइंट चलता है। कैसा कि अल-बुरनी डिसअप्रूव ऑफ द नोशन ऑफ द पॉल्यूशन। एक तो क्या है, अपने भारत में एक चीज चलती थी, पॉल्यूशन। मतलब क्या है कि पॉल्यूशन वर्ड को, ये वाला एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सोसाइटी में सबसे लोअर कैटेगरी में लोगों को डाला गया है। ये क्या कि तुम तो दूषित हो। दूषित मतलब जानते क्या? जैसे आपने जब वैदिक एज पढ़ी होगी तो आपने एक वर्ड सुना होगा, लेटर वैदिक एज में एक और वर्ड आता है लास्ट में, जो शूद्र के नीचे भी आता है, अनटचेबल्स। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये कैसी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, अनटचेबल कैसे? आप ये दूषित वर्ड यूज कैसे कर रहे हो कि भाई तुम तो दूषित हो, मुझसे बात मत करो। इनका कहना ये था, जिस प्रकार नेचर में समुद्र के अंदर नमक जो रहता है ना, पूरे समुद्र के पानी को प्योर कर देता है। समझ रहे हैं कैसे? पूरे समुद्र के पानी को प्योर कर देता है। सनलाइट पूरे एटमॉस्फेयर में हवा को प्योर कर देती है। जब नेचर खुद कहता है कि हर चीज को नेचर ही खुद प्योर करेगा, तो फिर आप किसी सोसाइटी के वर्ग के लोगों को इम्प्योर कैसे कह रहे हो? आप उनको दूषित कैसे कह रहे हो? आप उनको पॉल्यूशन के रूप में क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताया है कि भाई ये जो चीज है ना, प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट उनको अच्छा नहीं लगा, जिसको लेकर उन्होंने थोड़ा सा अपने नेगेटिव बातें बताई है कि भैया ऐसा नहीं है। अल-बुरनी नोटेड दैट एवरीथिंग ट्राइज टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। मतलब क्या? हर चीज जो नेचर में है वो एक अपने आप एक पोल्यूशन के बारे में एक प्योरिटी की तरफ आती है। हर चीज प्योर हो जाती है ऑटोमेटिकली। फिर आप ये जो कास्ट सिस्टम में एक जो इम्प्योरिटी वाला पॉइंट जोड़ रहे हो, वो कैसे आप उसको इम्प्योरिटी से जोड़ रहे हो? ये तो बहुत अनएथिकल है ना। ये नेचर के लॉ के ही अगेंस्ट है, जो आप अपने थॉट प्रोसेस बना के रखो कि भाई ये दे आर अनटचेबल्स। ये तो नेचर के लॉ के अगेंस्ट है कि जहां पे जिस प्रकार से अपन को ट्रीट कर रहे हैं, उनके पे बात बोलते हैं। The idea of social pollution in the caste system went against the nature law। मतलब क्या? उन्होंने यही एग्जाम्पल दिया, समुद्र का एग्जाम्पल दिया, सन का एग्जाम्पल दिया कि भाई नेचर खुद ही हर चीजों को साफ करता है, तो आप कैसे इस चीज को इतना ज्यादा रिजिड बना के रखे हो कि इम्प्योर है ये लोग अनटचेबल्स हैं। तो यहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरप्रिटेशन हमें दिया है, जो कि आप कभी आगे जाके कास्ट सिस्टम के लिए बोल सकते हो कि इन्होंने कास्ट सिस्टम के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि इन्होंने नेचर से जोड़ने की कोशिश करी है। तो वैसे ही आप देखिए कि हमें कई पॉइंट पता चलते हैं अल-बुरनी से कि हम जब कभी ट्रैवल करने जाते हैं, हमें बहुत अच्छे रूप में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमें मेमोरीज बनाने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन की तरफ भी आते हैं। हम देखते हैं कि यार हमारे नॉर्थ में ये चीज़ अच्छी है, साउथ में बेकार है। कई लोग कहते हैं कि यार हमारे जो शहर है, हमारे नॉर्थ में साफ सफाई बहुत रहती है, बट इस पर्टिकुलर एरिया में साफ सफाई कम है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रही, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज प्रॉपर काम नहीं कर रही है। हमें कई चीज़ें समझ में आती हैं, हम लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। हम जब ट्रैवल करने जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिखते हैं। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी घूमने जाओ, आप एक बार अल-बुरनी के हिसाब से लिखने की कोशिश करना।
कैसे? आप किसी नई जगह जाते हो, आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो या कहीं जाते हो, आपको ये नई चीज़ दिखती है, आप उस चीज़ को लिखने की कोशिश करना। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जितने फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे ना, ये छोटी-छोटी चीज़ों को भी लिखते थे। छोटी-छोटी चीज़ें मतलब क्या? जैसे एक एग्जांपल लेके चलें, कोई व्यक्ति है जो गाँव से पहली बार शहर आया। शहर आके वो देखता है, अरे यहाँ पे तो हर गाड़ी लाल सिग्नल होने पे रुक जाती है। तो उसको ये चीज़ पहली बार देखने मिली। तो अपनी डायरी में वो ये भी लिखेगा कि यहाँ पे 30 सेकंड के लिए हर गाड़ी चौराहे पे रुक जाती, क्योंकि पहली बार उसने लाल सिग्नल देखा, ग्रीन सिग्नल देखा, ट्रैफिक लाइट्स देखी। तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे ना, ये छोटी-छोटी एंट्रीज भी करते थे, जो कि एक सामान्य रूप में जो लोग, जैसे मान लो आप और मैं हूँ, जो दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, उसको ये चीज़ यूज्ड टू है। अरे भाई क्या लिखना मेट्रो के बारे में, मेट्रो तो चलते रहने दो, क्या लिखना ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, सबको पता है। बट जो व्यक्ति किसी नई लोकेशन पे आता है ना, वो उस चीज़ को सोच के कहता है, अरे वाह, ये तो पहली बार मैंने देखा, तो वो उसको डायरी में लिखता है। तो इनके ब्लॉग्स में, इनके ट्रैवल ब्लॉग्स में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो कि यहाँ के इंडियन के राइटर्स नहीं लिखते थे। इंडियन के राइटर्स नहीं लिखते थे, बट वो अपनी किताब में लिखते थे। तो हमें छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलता है। तो वैसे अब आप जब ट्रिप पे जाएं, तो आप जाके कुछ ना कुछ लिखें, उसको क्वेश्चन में लिखें, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखें, और उसको लास्ट में अपनी जहाँ से आप आए हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जिस सिटी से आप आए हैं, वहाँ से कंपेयर करके देखें। तो आज का ट्रैवलिंग का चैप्टर बहुत अच्छा था। हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत इजी वे में समझा पाऊँ। जो भी आपके कमेंट्स में मेंशन करें, और आगे इस जर्नी को हम बढ़ाएंगे। कई नए नए टॉपिक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने केवल अल-बरूनी के बारे में पढ़ा। अलग अलग ऑथर अलग अलग टाइप की भी राइटिंग्स करते हैं, तो आप इनके बारे में देखिए। तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जब हम आगे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।